सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। तो आज मैं और एक अगला लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मेंस का जो अपना सीरीज चल रहा है उसमें, जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन और उसमें बिहार का योगदान। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा तो हम लोग इसमें इंडिया का भी पार्ट डालेंगे और बिहार का पार्ट का जो कंटेंट होगा वो अपना 75% होना चाहिए, क्योंकि वो मेनली बिहार के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। फिर भी जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है एनसीएम के बिहाइंड, वो आप लोगों को जरूर मेंशन करना चाहिए। तो चलिए, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सारा जो स्टडी मटेरियल है वो मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल वे टू पीसीएस में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देगा। तो आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन करके इसको ले सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और हिंदी तथा इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं नोट्स प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ। हालांकि मेरा मीडियम इंग्लिश था, फिर भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको दोनों मीडियम में नोट्स प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए, इससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा समय है, प्रीलिम्स में अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई डेट नहीं आई है अभी तक। बट ऐसा तो हम लोगों को मान के चलना चाहिए कि 3.5 मंथ्स के अंदर, यानी अक्टूबर तक ये एग्जाम जरूर हो जानी चाहिए। अक्टूबर बहुत दिन हो गया, उससे पहले भी हो जाएगी। जैसे ही यहाँ से इन लोगों को कुछ रिपोर्ट आएगा पेपर लीक के बारे में, उसके बाद वो लोग डेट रखेंगे और एग्जाम लेंगे। तो वाइज डिसीजन ये होगा कि प्री के साथ साथ अभी मेंस का भी प्रिपरेशन किया जाए। तो मैं अपने चैनल पे प्रीलिम्स का भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा। जैसे ज्योग्राफी है, सपोज कीजिए, तो बिहार का जो ज्योग्राफी है वो जहाँ से अधिक क्वेश्चंस बनते हैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं या कुछ और क्वेश्चंस अगर बन सकते हैं तो वो और एक करंट का भी मैं चाह रहा हूँ कि वीकली बेसिस पे एटलीस्ट आप लोगों को कुछ करंट देता रहूं, ताकि अपना प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन होता रहे, साथ ही साथ मेंस का भी प्रिपरेशन होता रहे। तो मेरे चैनल पे बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जब कभी भी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहेगा तो आपको इस तरह के कुछ इंट्रो बना के रखना चाहिए। रेडीमेड इंट्रो आप पहले से ही बना के रख लीजिए अपने नोट्स में, कि वहां पे आपको ये नहीं सोचना पड़े कि एनसीएम लिखना है, फिर वहां पे हम टाइम ले रहे हैं। आपके पास रेडीमेड इंट्रो और कंक्लूजन तो होना चाहिए। ओके। तो कुछ क्वेश्चंस एटलीस्ट हिस्ट्री में तो हम लोगों को पता है कि टॉपिक कितने, बहुत कम टॉपिक है, उसका तो इंट्रो कंक्लूजन बना के रखा ही जा सकता है। तो एक तरह से इसमें हम लोग इंट्रो कंक्लूजन इस तरह से दे सकते हैं कि जब से गांधी जी आए तो गांधी जी और कांग्रेस ने मिलकर के बिहार में तीन बड़ा मूवमेंट चला, इंडिया में तीन बड़ा मूवमेंट चला, जिसमें एनसीएम था, फिर सीडीएम था और फिर क्यूआईएम था। और जिसके बारे में पूछे आप लिखिए कि इन तीनों में इनका इंपॉर्टेंट बहुत अधिक है। इतना लिखने के बाद आप बॉडी के पार्ट पे मूव कर जाइए। और तो सबसे पहले एनसीएम हुआ क्यों? तो एनसीएम हुआ क्यों, उसके पीछे कुछ तीन चार कारण थे। तो पहला कारण उसके पीछे ये था कि इकोनॉमिक हार्डशिप क्यों हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटिश भी उस वॉर में थे। तो ब्रिटिश जितना उनके कॉलोनी थे वहां से सिपाही को भी ले गए, साथ ही साथ धन दौलत भी बहुत खर्चा किए, जिसके कारण यहाँ इन्फ्लेशन हो गया। और फिर वहां पे इकोनॉमिक हार्डशिप, जिसका डायरेक्ट प्रभाव आप लोग बोल सकते हैं कि अपने भारतीय जनता पर भी पड़ा। दूसरा रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट जो था, तो ये रोलेक्ट एक्ट कहाँ पे, पंजाब में था। तो इस एक्ट को लगाने से क्या हो रहा था कि किसी को बिना बताए, यानी उसको बिना बताए कि आप पे क्या एफआईआर है, आपका क्या जुर्म है, किसी को भी इस एक्ट के थ्रू अरेस्ट किया जा सकता था। और साथ ही साथ इसके बाद वहां पे जलियांवाला बाग कांड भी हो गया। तो ये दोनों कांड जो था, ये भी एनसीएम को भड़काने में एक तरह से इन दोनों का भी हाथ था। फिर आप देखिएगा कि इसी जलियांवाला बाग के बाद आप देखिएगा कि हंटर कमीशन का गठन किया गया। वो इसलिए ताकि भारतीयों को ये लगे कि हाँ भाई, अगर यहाँ पे कुछ जुल्म हुआ है तो उसके अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपना एक कमिटी भी बना दिया है, और जांच के बाद जो पता चलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये एक तरह से समझिए तो सांत्वना था, इंडियन लोगों को एक तरह से सांत्वना देने के लिए किया गया था। जबकि अगर देखा जाए तो इन्हें वहां पे एक तरह से इनको अप्राइज किया गया कि आपने अच्छा किया इस कमिटी के द्वारा। ओके। और फिर वहां पे ये भी बताया गया जनरल डायर के बारे में कि ये अच्छा किया, और इनको एक तरह से देखिए तो वहां कुछ पुरस्कार के रूप में भी कुछ 30,000 पाउंड उनको दिए गए। तो जब भारतीयों को ये बात पता चला तो उनको लगा कि अरे, ये तो हम लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। तो एक ये भी कारण था। फिर जो भारतीय मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग थे उनको लगता था,
और कांग्रेस के भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को, जो कि ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आएगी उसमें हम लोगों को कुछ न कुछ दिया जाएगा स्वायत्तता। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट आया उसमें डायरकी चीज के बारे में बताया गया और सेल्फ गवर्नमेंट का तो बात ही नहीं हुआ था। तो जब ये भी नहीं हुआ था तो इन लोगों को भी एक्सपेक्टेशन पे, उन लोगों को भी लगा नहीं, जो हम लोग सोच रहे थे वो नहीं हुआ। और फाइनली एक चीज और था कि टर्की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद टर्की का जो खलीफा था, जिसको मुस्लिम लोग पूजते थे, उनको डिथ्रोन कर दिया गया, उनको रिमूव कर दिया गया, उनका पावर छीन लिया गया। तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन थे इंडिया में और दुनिया भर में, उनको भी लगा कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो आप मोटा मोटी जितना यहाँ कीवर्ड है ये जरूर अपने आंसर में मेंशन कीजिएगा, यही कीवर्ड वो लोग देखना चाहते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक हार्डशिप, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, हंटर कमीशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट एंड टर्की, इतना अगर मेंशन कर दीजिएगा तो ये कारण हो गया कि एनसीएम के पीछे का कारण क्या था। सेम बात यहाँ हिंदी में भी है। इसके बाद 1920 में क्या हुआ कि 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक तरह से फॉर्मली लॉन्च हम लोग मान सकते हैं, उसी दिन से जिस दिन की लोकमान्य तिलक की एक तरह से डेथ भी हो गई थी 1 अगस्त को। तो ऐसा बोला जाता है कि फॉर्मली हम लोग लॉन्च नहीं किए थे, बट इनफॉर्मली ये लॉन्च हो चुका था उसी दिन से। सितंबर 1920 में कलकत्ता का सेशन हुआ, ये सेशन का जरूर आप नाम मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे गांधी जी और कुछ लोगों के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विचार प्रस्तुत किया गया। हालांकि ये विचार पे फाइनल सिग्नेचर जो था अभी तक कांग्रेस के द्वारा नहीं मिला था। फिर इस स्पेशल सेशन के बाद जो रेगुलर सेशन होता है 1920 के दिसंबर में नागपुर में हुआ, और उस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया। कुछ लोगों ने यहाँ पे कोलकाता सेशन में इसका अपोज भी किया था, बट यहाँ पे सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया गया और गांधी जी के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप इसको कैसे और किस रूप में चलाना चाहते हैं। ओके, अब क्या हुआ कि गांधी जी डिक्लेयर इफ द नॉन कोऑपरेशन, तो गांधी जी वहां पे एक चीज डिक्लेयर किए थे, ये लाइन कभी कभी पूछा भी जा सकता है प्रीलिम्स में भी, कि अगर हम लोग सही तरीका से जैसा हम बता रहे हैं आपको उस हिसाब से इंप्लीमेंट करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, तो मेरा यह दावा है कि विद इन 1 ईयर वी विल गेट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, कुछ कारणों से इसे रोक दिया गया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। द प्रपोजल प्रोग्राम, गांधी जी क्या क्या प्रपोजल दिए थे, तो इसमें जितनी भी ब्लू कलर से हाईलाइट है आप जरूर मेंशन कीजिएगा, उस सबको आंसर में कोशिश कीजिएगा, और अपने नोटबुक पे भी इस सब चीज को आप मेंशन करके रख लीजिए, हिंदी या इंग्लिश जिस मीडियम में भी हो, आप दोनों मीडियम में हम दे दिए हैं, आप कर लीजिए। तो गांधी जी पहला मंत्र दिए थे कि बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कि अगर संभव हो, छात्र को लगता है कि वो कर सकते हैं, तो आप गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज को बॉयकॉट कर दीजिए। और उनके कहने पे बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉलेज को छोड़ दिया था, उसमें अपने एक नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वो भी थे। बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट, और वो क्या बोले थे कि जितना भी लॉ कोर्ट है उसको आप लोग बॉयकॉट कर दिए। डिस्पेंशन ऑफ द जस्टिस थ्रू द लोकल पंचायत, जो आजकल हम लोग पंचायती राज सिस्टम देखते हैं, उनका एक बहुत मतलब उनको इस फॉर्म में देखने में गांधी जी का भी बहुत बड़ा रोल था। तो उन्होंने उस समय में ही कर दिया था कि आप इसको जो अपना लीगल रूट है लॉ कोर्ट का, उसको छोड़ करके अपना जो पंचायती राज सिस्टम है उससे अपना जस्टिस को डिस्पेंसर कीजिए। और इनके कहने पे बहुत सारे लॉयर, जिसमें सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, आसिफ अली और बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिन्होंने की त्याग पत्र दे दिया, अपना लॉयरशिप से वो कोर्ट जाना बंद कर दिया। फॉरेन मेड क्लोथ, तो इन जितनी भी फॉरेन मेड क्लोथ था उनको बोला गया कि आप उन सबका बहिष्कार कीजिए, साथ ही साथ जो अभी आपके पास है उसमें आप आग लगा दीजिए। हालांकि इस गांधी जी के इस पॉइंट से सबसे ज्यादा आहत डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। उन्होंने कहा था कि ये एक तरह से पागलपन है। ये वैसे मैं एक सेपरेट चैप्टर लेके आऊंगा जिसमें कि गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जो मतभेद है उसके बारे में भी एक बार बीपीएससी में पूछा गया, जब 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, हो सकता है कहीं पे टेल या किसी क्वेश्चन में एक पार्ट डाल करके वो लोग पूछ ले, तो वो मैं अलग से करवा दूंगा। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि गांधी जी के इस विचारधारा से रविंद्रनाथ टैगोर टोटली टोटली डिससाटिस्फाइड थे। वो बोल रहे थे कि नहीं, ये चीज नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट जो अपने पास है उसको मत जलाओ, आगे से मत खरीदो। देन नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, तो बोला कि जहां तक संभव हो कि टैक्स मत पे कीजिए गवर्नमेंट को। सरेंडर द गवर्नमेंट टाइटल्स, तो गवर्नमेंट ने जो जो टाइटल दिया है पहले समय में, किसी को राजा साहब, किसी को नवाब, किसी को किंग, तो ये सारा केसरी हिंद इस तरह का टाइटल देते थे। तो बोल रहे थे कि ये जितना है आप लोग सरेंडर कर दीजिए, ये एक तरह से हम लोगों के कंस्ट्रक्टिव
आप बोल सकते हो कि कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हुआ। तो एक ये अनटचेबिलिटी, तो गांधी जी साथ ही साथ भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी या जो खराबी थी उसको भी खत्म करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को इस अनटचेबिलिटी का भी विरोध करना चाहिए, ताकि वो चाहते थे कि समाज के हर एक तबका के लोग आए और एनसीएम में पार्टिसिपेट करें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनल हार्मोनी, गांधी जी को ये भी लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है जब हिंदू और मुस्लिम का यूनिटी हम लोग देख सकते हैं और बना सकते हैं, और जो फूट डालो और राज करो की नीति थी ब्रिटिश साम्राज्य का, उसको तोड़ सकते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनल इम्यूनिटी ये भी था, इम्यूनिटी। देन स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉन वायलेंस, गांधी जी चाहते थे ये सारा चीज हम लोग करेंगे लेकिन हम लोग वायलेंस नहीं करेंगे, और चौरी चौरा कांड में ठीक इसके अपोजिट हुआ, जिसके कारण इसको बंद भी कर दिया गया। तो एक ये था। और फाइनली था चरखा, गांधी जी चाहते थे कि जो अपना अब हम लोग हैंडलूम इंडस्ट्री था उसको फिर से रिवाइव किया जाए अपना। तो वो चरखा को बहुत अधिक मात्रा में इसको फैलाना चाहते थे, ताकि जो लोग थे उनको रोजगार भी मिले, और भारत की जो परंपरा पुरानी हैंडलूम यूनिवर्सिटी हैंडलूम इंडस्ट्री था उसको और रिवाइव किया जा सके। फिर है कि ऑन द विजिट ऑफ बॉम्बे इन 1921, द प्रिंस वेल्स के विजिट में को वहां पे सिटी वाइज बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशन, काला झंडा दिखाया गया बहुत जगह पे। तो ये सारा गांधी जी का जो था प्रपोजल था, प्रोग्राम था। तो ये सारा जितनी भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको आप मेंशन जरूर कर दीजिएगा। फिर हिंदी में भी वही सारा चीज है, आप इसको नोट्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब फाइनल जो अपना क्वेश्चन का मेन पार्ट था वो था रोल ऑफ बिहार इन एनसीएम। तो इसमें लिखा हुआ है कि these proposals and charismatic leadership of Gandhi ji impacted large scale movement in India including बिहार। और बिहार में क्या हुआ कि 1920 के अगस्त महीना में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में स्टेट पॉलिटिकल कन्वेंशन का एक मीटिंग हुआ भागलपुर में, और वहां पे गांधी जी के ये जो प्रपोजल थे उसको एसेंट मिल गया, उनको मोहर लग गई कि हाँ अब हम लोग शुरू करेंगे। तो अब बहुत कुछ अलग अलग नेताओं के द्वारा बिहार में क्या क्या किया गया वो हम लोग देखते हैं। तो इन सीरीज ऑफ मूवमेंट सबसे पहले तो, तो अगर आप देखिएगा तो बोल रहे हैं कि इन सीरीज ऑफ मूवमेंट मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर और मोहम्मद शफी, ये लोगों ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। कहाँ से? तो इन लोगों ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया इलेक्शन में, जो ये पार्टिसिपेट करने वाले थे। तो बोले हम लोग इलेक्शन अब नहीं लड़ेंगे, एक तरह से इन लोगों का ये समझिए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन लोगों का ये एक तरह से अपोजिशन था। फिर दूसरा था कि सेवरल ऑफिसर रिजाइन द जॉब एंड लॉयर बॉयकॉटेड द कोर्ट्स, उसमें कुछ नाम आप याद रख लीजिएगा, मोहम्मद प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, इनका नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, ब्रज किशोर जी, इन तीन चार आदमी का नाम आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करना छोड़ दिए, लॉयरशिप से रिजाइन दे दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मोहम्मद फजलुल रहमान, इन्होंने क्या किया कि एक स्कूल कॉलेज का निर्माण किया जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कॉलेज, जिसमें स्टूडेंट जो कि ऊपर में बॉयकॉट के कारण कॉलेज से छोड़ दिए थे, उनका पढ़ाई ना बाधित हो, उनको उनका एडमिशन लिए और उनको पढ़ाना शुरू किए। मजरूल हक क्या किए थे, एक सदाकत आश्रम, अभी भी आप पटना में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बिल्डिंग है, दीघा में उसका ये निर्माण करवाए। एंड ही विच बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर एक्टिविटी रिलेटेड टू नेशनल मूवमेंट, जो कि बाद में एक अच्छा सेंटर बन गया था जहां से जितना नेशनल मूवमेंट है उसको बिहार में कंट्रोल किया जाने लगा। गांधी जी बोले थे कि पूरा जितना भी लोग खैर जब स्टूडेंट जो है जो कि बॉयकॉट कर दिए तो उसको तो पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि उनका एज बीत जाएगा फिर वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो वो क्या किया कि ओपन नेशनल एजुकेशन सेंटर थ्रू आउट कंट्री खोले, जिसमें कि वो खुद से बिहार में बिहार विद्यापीठ का स्थापना किए, और वो 6 फरवरी को, इसका डेट का भी प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो आप देख लीजिएगा, ये डेट याद रखिएगा, बिहार विद्यापीठ गांधी जी खुद उसका उनका स्थापना किए थे। फिर 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने क्या किया कि उसी सदाकत आश्रम का जो पहले ऊपर में यहाँ पे निर्माण करवाए थे वहां से एक मदरलैंड नाम का एक पत्रिका चला, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो था कि इंडिया में नेशनल यूनिटी हिंदू और मुस्लिम के बीच में हो, और एनसीएम का जो एक्सपेंशन हो रहा है, एनसीएम का एक्सपेंशन। तो ये दोनों इसका मेन मोटो था। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि जब ब्रिटिश प्रिंस यहाँ पे आए थे तो उनका पटना में खुले तौर पे बहुत लोग अपोज किए थे, बॉयकॉट किए थे, काला झंडा उनको दिखाया गया। फिर एक फ्लैग इंसिडेंट है, इसको आप जरूर मेंशन कीजिएगा, झंडा कांड। फेमस झंडा कांड ये है कि बाद पार्ट इसमें क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल एक एग्जीबिशन किया गया था, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, जहां पे जो एग्जीबिशन सेंटर बना था उस पे जो कवर किया गया था वो फ्लैग से, जो भारतीय झंडा था उससे उसको डेकोरेट किया गया था, जिसका ब्रिटिश ऑफिसर्स लोग बहुत एक तरह से
अपोज किए थे। तो इस झंडा कौन को भी आप मेंशन कर दीजिएगा, ये ड्यूरिंग एनसीएम ही हुआ था। उसके बाद जो इवन जो आदिवासी लोग थे वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। जिसमें एक ताना भगत जो है वो गया का कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे और नो पेमेंट ऑफ टैक्स जो था उसके लिए ओथ लिए थे कि हम लोग टैक्स नहीं पेमेंट करेंगे, और वो उस पर अडिग भी रहे। फिर मौलाना सज्जाद, इनका भी मेंशन कर दीजिएगा कि इन्होंने इमारतें सरिया बनाई, फुलवाड़ी शरीफ में पटना में है, और इसका सोल मोटो यही था कि नोट टू गो टू ब्रिटिश कोर्ट इन ए मैटर ऑफ मुस्लिम रिलीजियस और धर्म से रिलेटेड अगर कोई भी केस आता है, कोई भी मुद्दा आता है, तो हम लोग ब्रिटिश कोर्ट नहीं जाएंगे बल्कि इमारत सरिया में जाकर के वहां पे इस पे चर्चा करेंगे, और जो फाइनल डिसीजन होगा वो हम लोग यहीं से देंगे। फिर है 5 फरवरी को यही इंसिडेंट हो गया चौरी चौरा का गोरखपुर में। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग, ये एक अलग से अगर आप देखेगा तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे एक रीजन ये दिया जाता है कि वहां पे जो प्रदर्शनकारी सब थे वो प्रदर्शन कर रहे थे पुलिस स्टेशन के बाहर में, तो वहां पे ऑर्डर दे दिया गया कि गोली चलाने के लिए। तो एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि एयर हवाई में फायर किए और कुछ गोलियां चलाने के लिए सोचे। जैसे ही लोगों को लगा कि अरे क्या ये दूसरा जलियांवाला बाग हो जाएगा, फिर लोगों ने गुस्सा में आकर के पुलिस स्टेशन पे आग लगा दिया, और फिर वहां पे 22 पुलिस में मर गए। और गांधी जी इससे आहत होकर के फाइनली वो विथड्रॉ कर लिए थे, क्योंकि गांधी जी ये सोच रहे को लगा कि अभी भी लोग अहिंसा, जो हम बात कर रहे थे अहिंसा का, जो अपना मेन मोटो था इस एनसीएम के पीछे का, अहिंसात्मक तरीका से ये सारा चीज है ना, वो लोग समझ नहीं पाए। तो उनको लगा कि अभी टाइम लगेगा लोगों को वो समझने में, फिर उन्होंने विथड्रॉ कर। इतना सारा वर्क हुआ, इसके साथ साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ, ये लाइन आप जरूर मेंशन कीजिएगा। कंस्ट्रक्टिव वर्क ये हुआ कि वाज आल्सो अंडरगोन इन बिहार लाइक प्रोडक्शन ऑफ खादी। तो ये जो खादी का प्रोडक्शन हो तो अपना इंडस्ट्री फिर से रिवाइव हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, बहुत जगह पे पंचायत, लोकल पंचायत भी बन गया। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये जो एरिया था पूर्णिया, इस एरिया में बहुत सारे गांव में पंचायत, लोकल पंचायत का भी गठन हो गया था। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, इस पे भी काम हुआ। और चूंकि कांग्रेस में पहले 1 रुपया लगता था एंट्री फीस, उस समय में 1 रुपया बहुत अधिक पैसा हुआ करता था, उसको 25 पैसा कर दिया गया। तो बहुत सारा लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। तो ये सारा चीज कंस्ट्रक्टिव वर्क में आप जोड़ दीजिएगा। हाँ, जितना भी चीज हम लोग पढ़े इसमें वोमेन का मेंशन नहीं किया, तो वोमेन के लिए मैं एक अलग से लेक्चर भी बना दिया हूँ, वहां से भी देख सकते हैं। तो उससे जो एनसीएम वाला पार्ट होगा, उस तो जो कुछ भी आपको पूछा जाए एनसीएम, सीडीएम या क्यूएम, आप वहां से वो पार्ट लेके आइए और यहाँ पे थोड़ा उसके बारे में जरूर चर्चा कीजिएगा। तो इसमें सरला देवी थी, सरला देवी बॉयकॉट ऑफ स्कूल कॉलेज के बारे में चर्चा की थी। सावित्री देवी थी, ये जब प्रिंस वेल्स आए थे पटना, उनके विजिट पे अपोज किए थे। उर्मिला देवी थी, ये पटना में जो है स्वदेशी गुड्स को पॉपुलराइज किए थे। और प्रभावती देवी जी थी, गांधी सॉरी जयप्रकाश नारायण जी की वाइफ, वो गांधी जी को देशबंधु फंड में पैसा इकट्ठा करने में बहुत मदद। अब इसका एवोल्यूशन करना है, तो चूंकि चाहे वो इंडिया के लेवल पे क्वेश्चन पूछे एनसीएम या बिहार डाले, आपको लिखना तो यही सारा पॉइंट है। तो इसमें ये आप लिख दीजिएगा कि इसमें 4-5 चीज है जो कि अच्छा चीज है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। कीवर्ड्स आप जरूर मेंशन कीजिएगा। तो इसमें क्या है कि खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग स्प्रेडिंग एंटी इंपीरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस। तो लोगों में ये सारा चीज एंटी इंपीरियलिस्टिक भावना जगी। हिंदू मुस्लिम में यूनिटी हुआ। कॉटेज इंडस्ट्री फिर से रिवाइव कर गया, क्योंकि हम लोग चरखा का यूज करना शुरू कर दिए थे। कांग्रेस में चूंकि 25 पैसा कर दिया गया था, तो वो 25 पैसा होने की वजह से क्या हुआ कि अब जो पहले 1 रुपया लगता था, तो 25 पैसा होने की वजह से गांव के भी लोग सब आसानी से कम फीस हो गया, तो वो लोग भी इसमें जुड़ गए। तो इवन विलेज तक पहुंच गया। एनसीएम जो है लोगों के मन से ये डर हटा दिया कि ब्रिटिश इंपायर को हराया नहीं जा सकता है, ब्रिटिश इंपायर के अगेंस्ट लड़ा नहीं जा सकता है। जब लोगों ने गांधी जी को देखा कि अहिंसात्मक तरीका से भी उनका अपोज किया जा सकता है, अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाई जा सकती है, तो लोगों के मन में ये भरोसा हो गया। अनटचेबिलिटी का जो अपने समाज में कुछ भावना था, वो बहुत हद तक यहाँ से समाप्त हो गई। उसके बाद जो इसमें वेरियस सेक्शंस ऑफ अपना जो पॉपुलेशन का वेरियस सेक्शन, अलग अलग सेक्शन, चूंकि अनटचेबिलिटी की बात खत्म हुई थी, तो छोटी जाति के लोग, बड़ी जाति के लोग, सब लोग एक तरह से आकर के इकट्ठा होकर के और गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दिए। फिर इसमें आप अगर देखिएगा तो इसमें क्या है कि नॉन वायलेंस का कैसे यूज किया जाता है, वो चीज को लार्ज स्केल पे देखा गया। और इसी देखने की वजह से वोमेन भी पार्टी, जनरली वोमेन लोग वायलेंस में बिलीव नहीं करती, तो वो किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय के समाज में आप समझ सकते हैं जहाँ पे पर्दा प्रथा था, लोग बाहर नहीं निकलते थे। फिर भी उनको लगा कि अगर हाँ नॉन वायलेंस तरीका से हो रहा है, तो हम लोगों को भी इसमें जाना चाहिए और अपना हिस्सेदारी देना चाहिए। तो ये भी एक मेन वजह था कि वोमेन लार्ज स्केल पे यहाँ पे आकर के पार्टिसिपेट करना शुरू। तो इस हिसाब से आप डाल करके एक फाइनल कंक्लूजन, वायलेंस का कंक्लूजन दीजिएगा। और कंक्लूजन में वही सारा चीज लिख देना है कि
इसी जो एनसीएम हुआ इसी की वजह से फर्दर दो मूवमेंट और हुए, जिसमें कि सीडीएम और क्यूआईएम था, उसका बीज यहीं बोया गया था और फाइनली हम लोगों को आजादी मिली। तो इस तरह से आप लोग बोल करके इसको खत्म कर सकते हैं। तो आप एटलीस्ट जो इसमें मेरा बोल किया हुआ पॉइंट था वो जरूर लिखिएगा। मेरे पास डायरेक्ट इसका आंसर लिखा हुआ नहीं था, लेकिन एक टेस्ट में हम यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप देखिए जितना स्टडी मटेरियल मैं आपको बताया हूँ उसको देखने के बाद आप कैसे लिख सकते हैं। तो आप एक इंट्रो उसी तरह से देना है कि 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था, उस तीनों मूवमेंट में सब में इसका भी रोल बहुत अधिक है एनसीएम का। और फिर रीजन, तो रीजन जो हम वहाँ पे आपको बताइए कौन हार्टी रोल अटैक, जलियांवाला बाग, ये सारा चीज तो आपको डालना ही डालना है। तो रीजन यहाँ वाला पार्ट में हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि मेरा आंसर 4 पेज से अधिक हो जाएगा, तो एक ऐसा डायग्राम बना के इसी में रीजन डाल दीजिए, तो आपको इतना ही दूर में उतना सारा पॉइंट कवर हो जाएगा जितना आप इतना आधा पेज में कवर। ओके, तो ये कर दीजिएगा। या आपको लगे कि मेरे पास कम कंटेंट है, तो आप क्या कीजिए, ओरिजिन भी लिख दीजिए और ये भी लिख दीजिए, क्योंकि फाइनली करना तो आपको 4 ही पेज में है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर उसके रिजल्ट से क्या हुआ, तो 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। फिर 20 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ वहां से डिसीजन लिया गया। पॉजिटिव क्या रहा, तो वही जो लास्ट में एवोल्यूशन बताया था आपको, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुआ, क्लास मूवमेंट से मास मूवमेंट में बदल गया, कांग्रेस कॉमन लोगों का पार्टी हो गया, चरखा बहुत रिवाइव हो गया। फिर ये सारा चीज आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है। निगेटिव, तो निगेटिव में 2-3 चीज लिखना है आपको कि निगेटिव में क्या है कि गांधी जी के जो मूवमेंट था चौरी चौरा कांड में, लोग समझ ही नहीं पाए कि नॉन कोऑपरेशन क्या होता है। दूसरा एक चीज और था कि बहुत सारे लीडर इसके अपोज भी कर रहे थे कि नहीं, हिंदू मुस्लिम को एक साथ जो मतलब 1896 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में ये बताया गया था कि हम लोग धर्म को इसके बीच में नहीं लाएंगे, 96 या 89 दो में से किसी एक में। तो फिर तिलक जी बोले थे नहीं, आप तो बोले थे ऐसा, लेकिन अभी तो यहाँ हिंदू मुस्लिम आप गुजर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप। तो एक वो हो गया। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो बोल रहे थे कि ये तो एकदम बहुत ही गलत बात है कि हम लोग क्रोध को आग लगा रहे हैं, ये तो एक तरह से माइंडलेस डिस्ट्रक्शन है, बर्निंग जो है वो नहीं करना चाहिए, जो आगे है उसको यूज करना चाहिए, अब नहीं यूज करेंगे ऐसा सोचना चाहिए। फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो पार्टिसिपेट पहले नहीं करते थे, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। बहुत सारा मिडिल क्लास इनिशियली तो पार्टिसिपेट कर रहे थे, बाद में पार्टिसिपेशन से अलग हो गए थे। फिर सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी ये इसका अपोज कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि नहीं नहीं, ये जो है अभी हम लोग को विड्रॉ करने का सही समय नहीं था, गांधी जी गलत कर रहे हैं। तो ये सारा चीज आप लिख करके, और फिर एनसीएम बिहार का भी एक पॉइंट इसमें डाल सकते हैं, जितना पॉइंट वहां पे लिखे, फ्लैग इंसिडेंट देख लीजिए, मजरूल हक का, मदरलैंड का, ये सारा चीज आप यहाँ पे डाल करके कर सकते हैं अगर आपके पास कम कंटेंट हो तब। और फिर एक बैलेंस सा यहाँ पे कंक्लूजन कर। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और हाँ, अभी मैं प्रीलिम्स का भी कुछ कुछ चैप्टर सब डालना शुरू कर दूंगा, तो आप उसको भी फॉलो कीजिएगा, वो आपको वहाँ पे हेल्पफुल होगा। बेटर यही रहेगा कि हम लोगों को अभी के समय में दोनों चीज साथ साथ करना चाहिए। जैसे ही प्रीलिम्स की डेट आएगी 1 महीना पहले हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स करेंगे और फिर मेंस के बाद फुल फ्लेज मेंस करेंगे। चलिए तब, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू थिंक इट इज हेल्पिंग यू एनी वे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।